हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु। ठीक है, तो नॉर्मली हम पदार्थों को दो भागों में विभाजित करने वाले हैं, एक तो है धातु और एक है अधातु। ठीक है, तो जितने भी पदार्थ हैं उनको धातुओं और अधातुओं में हम विभाजित करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दो वर्ग जो है धातु और अधातु, इसके अलावा एक तीसरा वर्ग और होता है। ठीक है, जो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनके कुछ गुण धातुओं से मिलते हैं और कुछ गुण अधातुओं से मिलते हैं, तो उन दोनों के बीच का है, यानी कि उसको बोल दिया जाता है उपधातु। ठीक है, सो पदार्थ हमारे बेसिकली 3 टाइप से, धातु, उपधातु और अधातु। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये धातु होती क्या है, धातु और अधातु में क्या फ़र्क है, क्या दोनों में अंतर है, इन सभी को बाद में जानेंगे। लेकिन पहले कुछ एक शब्द है जिनका मतलब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इन शब्दों का मतलब जान लिया, जैसे कि आघात, वर्धनीयता, चालकता, तन्यता, ध्वनिक, चमकीलापन, ये इन शब्दों का अगर हमने मतलब जान लिया तो इनके आधार पर फिर हम जब धातुओं और अधातुओं को अलग अलग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इन शब्दों का मतलब जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम धातु और अधातु के बीच का अंतर जानेंगे कि कैसे धातु और अधातु एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, चैप्टर का पहला जो पार्ट रहेगा, पहला भाग, जो कि एक ही स्लाइड में हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुएं कैसे अलग होती हैं। ठीक है, भौतिक गुण यानी कि बाहर के गुण। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट रहेगा जो हम इस स्लाइड के आगे देखेंगे तो वो होगा हमारा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु अलग अलग कैसे होती है, यानी धातु और अधातु के रासायनिक गुण अलग अलग कैसे होते हैं, यानी कि वो जब रसायनों के साथ जब वो रिएक्शंस करती है, जब अभिक्रिया करती है जल के साथ, वायु के साथ, अम्ल और क्षारों के साथ, तो वो कैसे कैसे रिएक्शंस करती है, कैसे कैसे वो जो है अभिक्रियाएं करती है उसके आधार पर। ठीक है, भौतिक मतलब बाहरी, रासायनिक मतलब अंदरूनी वो जो है रिएक्शंस करती हैं, तो उनमें क्या क्या फ़र्क आता है। ठीक है, खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर, यानी बाहर से देखने पर धातु है या अधातु, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, सो अंतर जानने से पहले कुछ वर्ड्स का मतलब जानते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या चीज़ होती है कि जब भी आप किसी धातु की कोई चीज़ है उस पर हथौड़ा मारते हो तो क्या होता है। आपने देखा होगा कि कॉइन, बचपन में हमने एक चीज़ की होती है कि ट्रेन जो होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है उस पर हम कोई कॉइन रखते हैं, सिक्का रखते हैं, और जब ट्रेन फुल स्पीड से उसके ऊपर से जाती है तो वो फ्लैट और फैल जाता है ना। ऐसा हम बचपन में कभी ना कभी हमने ज़रूर किया होगा, है ना। तो कॉइन ट्रेन के नीचे रखा, ठीक है, तो क्या हुआ, जब ट्रेन का दबाव उस कॉइन पर पड़ा तो वो, यानी कि जब ट्रेन का आघात उस पर हुआ, आघात का मतलब वार, जब ट्रेन ने उसके विरुद्ध वार किया तो वो जो धातु थी वो फैल गई, क्या हुई, उसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, और वैसे ही आपने देखा होगा कोई कील है या कोई भी लोहे की वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई लोहे की कील ले लीजिए, ठीक है, उसको हथौड़े से उस पर आघात कीजिए, उस पर वार कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, वो पतली सी चादर बन जाएगी। ठीक है, वैसे आपने देखा है कि संदूक है, लोहे का जो भी सामान बनाया जाता है उसको हथौड़े से पीट पीट के उसकी चादर बनाई जाती है ना। यानी कि लोहे के अंदर जब ये गुण पाया जाता है तो ये सभी धातुओं के अंदर गुण पाया जाता है कि जितने भी धातुएं हैं उनके ऊपर जब आप आघात करते हो तो वो टूटती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती है, जब उस पर आघात करते हो तो वो फ्लैट हो जाती है, पतली चादर के रूप में बन जाती है। ठीक है, और इसी गुण को क्या बोला जाता है, आघात वर्धनीयता, यानी कि जब आघात किया जाता है तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यही जो धातुओं का गुण है क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। तो आप कह देंगे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम अधातु ले लें, जैसे लकड़ी ले ली, तो लकड़ी को आप जब पीटोगे तो लकड़ी के जो है टूट जरूर जाएगी लकड़ी, लेकिन वो चादर के रूप में फैलेगी नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो है अधातुओं में गुण नहीं पाया जाता, धातुओं में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वो है धातुओं का वह गुण जिसके कारण वो ऊष्मा और विद्युत का चालन करती है, तो उसे क्या बोला जाता है, चालकता। अब आप कहेंगे चालकता क्या होती है,
तो सिंपल सी बात है कि एक प्रयोग जो है अगर हम करके देखें, वैसे कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमें हमारी जान बहुत प्यारी है, ठीक है। कोई धातु की चीज़ हम क्या करते हैं, बिजली वाले स्विच में डालते हैं तो क्या हमें करंट आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस धातु की कोई तार थी, धातु की तार थी, ठीक है, जिसको आप नंगी तार भी कह सकते हो, ठीक है। नंगी तार जो है जब उसमें डालोगे तो आप तक करंट चला आएगा, आप तक जो विद्युत है वो चली आएगी और आपके शरीर को झटका लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी की बजाय अगर आप लकड़ी के, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब पहले होता था, आजकल तो खैर शू सभी में होते हैं स्विच वगैरह, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि जब कोई सामान ऐसा होता है जिसके आगे वो स्विच नहीं होता है डालने के लिए, उसमें लगाने के लिए, तो सीधी तारें जो है इस तरह से डाली जाती हैं। सीधी तारें जब उसमें अटकती नहीं है तो पहले क्या किया करते थे कि माचिस की तिलियां या फिर कोई भी तिलियां उठा करके उस तार के साथ में उसके टाइट करने के लिए डाल दिया करते थे। और जब डालते थे तो क्या करंट आता था? नहीं आता था। इसका मतलब लकड़ी में से तो करंट नहीं आता, उसी की जगह अगर धातु की तार डाल दोगे तो करंट आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि धातु जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो विद्युत है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, लेकिन लकड़ी या प्लास्टिक में से होते हुए ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अधातुएं हैं, जो धातु नहीं है वो अधातु है, ये जो अधातुएं हैं ये विद्युत का चालन नहीं करती है। वैसे ही आपने जो है किचन के अंदर आपने बर्तन देखे होंगे, कोई फ्राई पैन देखी होगी या फिर तवा देखा होगा या फिर ये जो है कुकर देखा होगा। तो कोई भी बर्तन होता है वो क्या होता है, उसका एक हैंडल होता है, आपको पता है ना। तो जब उसमें सब्जी वगैरह बनाई जाती है, भोजन बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो सारा का सारा बर्तन गर्म हो जाता है, लेकिन जो उसका हैंडल होता है, हैंडल के ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक एक जो है कवर चढ़ा होता है, ब्लैक या ब्राउन, ठीक है। तो जब आप उसको पकड़ते हो तो वहाँ से वो ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन कुकर अगर आप ट्राई करके देखना कि कुकर जो है इस तरह से, मान लीजिए कि कुकर है, ठीक है, इस तरह से कुकर है और ये इसका हैंडल है, ठीक है, हैंडल है, यहाँ पर पकड़ने के लिए हैंडल बनाए हुए हैं, ठीक है। आप एक काम करना, कुकर को इस तरह से पकड़ना, यहाँ से कुकर को पकड़ोगे इस तरह से तो आपके हाथ जल जाएंगे, है ना। लेकिन कुकर को अगर यहाँ से पकड़ोगे तो हाथ आपके नहीं जलेंगे, समझ में आया। कई बार क्या होता है कि कई बार जब बर्तन पुराना होता है तो ये हैंडल या बर्तन गिर जाता है तो हैंडल टूट जाता है। जब ये हैंडल टूट जाता है तब इस कुकर को उठाना मुश्किल हो जाता है, और तब हम किससे पकड़ के उठाते हैं इसको? कपड़े से पकड़ के उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि ये हैंडल जो है, ये हैंडल देखिएगा, आप कहेंगे कि हमने आग तो यहाँ जलाई थी, हमने आग तो यहाँ जलाई थी, हमने तो कुकर का पैंदा गर्म किया था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे कुकर के अंदर जो है ऊष्मा चली गई, ठीक है, पूरा जो कुकर है वो गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ताप है वो एक जगह लगाया और वो सभी जगह चला गया। यानी कि धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है कि अगर आप एक जगह से उसको गर्म करोगे तो जो ताप है वो सभी जगह फैल जाएगा। लेकिन अधातुओं में, लकड़ी में ऐसा हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। लकड़ी का हैंडल होता है या फिर प्लास्टिक का हैंडल होता है तो उससे आपके हाथ तक ऊष्मा पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती। वो भी तो इसके टच में होती है ना, यहाँ पर मान लीजिए हैंडल लगाए हुए हैं, वो भी तो इस लोहे के टच में है, लेकिन ये ऊष्मा नहीं पहुंचा रही है आपके हाथ तक, ठीक है। तो इसका मतलब अधातुएं तो चालन नहीं करती और धातुएं चालन करती हैं, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन करती है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसी को कहते हैं चालकता और इसी को कहते हैं जो आघात लगाने पर जो है वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। यानी पीट पीट कर चादर में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। उसके बाद है तन्यता। आप देखेंगे कि धातुओं को खींच करके तारों के रूप में इसको जो है लंबा किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अधातुओं को खींच के तार नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। आपने देखा होगा कि तार कैसे बनाए जाते हैं, तार कैसे बनाए जाते हैं? धातुओं को गर्म करके उनको खींचा जाता है, ठीक है। जब उनको खींचा जाता है तो वो तार में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लकड़ी को यूँ खींचोगे तो वो टूट भले ही जाएगी, तार नहीं बनती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है कि उन्हें खींच करके लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती है, ठीक है, वायर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या है? आपने मंदिर के अंदर घंटी तो जरूर देखी होगी, बजाते हैं तो टन की आवाज़ आती है और पूरे, अगर मान लीजिए गांव छोटा है तो पूरे गांव में मंदिर की जो है घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा ही तो होता है, ठीक है।
उसी की बजाय अगर वहाँ पर लकड़ी की घंटी लगा दी जाए तो क्या आवाज़ आएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है कि जब उनको एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जब ये टकराती है तो वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनिकता। ठीक है, और इसी के साथ साथ लकड़ी नहीं चमकती लेकिन धातुएं जो होती हैं वो चमकती है ना। सोना सबसे ज़्यादा चमकता है, इसका मतलब धातुएं जो है वो चमकीली सतह वाली होती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण किस में पाए जाते हैं? धातुओं में पाए जाते हैं। अब अगर मैं पूछूँ धातुएं क्या होती हैं तो आप कह देंगे ऐसी वस्तुएं जिनमें आघातवर्धनीयता, चालकता, तन्यता, ध्वनिकता, चमकीलापन नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएगी? अधातु हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि धातु और अधातु को परिभाषित कीजिए। तो आप कह देंगे कि धातु वे पदार्थ हैं जो कठोर होते हैं। धातुएं कठोर होती है। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, तन्य होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, ध्वनिक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तो समझाने की जरूरत नहीं, ऊपर पढ़ के आए हैं। ऐसी वस्तुएं धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, बस कठोर होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक है, आयरन का मतलब लोहा, ये जिसको आप फेरस भी कहते हो। ठीक है, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे धातुओं के उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर एकमात्र ऐसा उदाहरण है किसका? धातुओं का, जो धातु है लेकिन कठोर नहीं है। ठीक है, वो कौन है? सोडियम धातु। ध्यान रखिएगा, इसका एकमात्र, आप इसको अपवाद कह सकते हो, कि एक अपवाद है सोडियम धातु। सोडियम धातु एकमात्र ऐसी धातु है जो कठोर नहीं होती है। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, बाकी सभी धातुएं कठोर होती हैं। उसके बाद दूसरा है अधातु। अधातु वे पदार्थ जो दिखने में मलिन और नरम होते हैं। ठीक है, मलिन और नरम है, इसका मतलब कठोर नहीं है। समझ आया? ठीक है, तथा हथौड़े के प्रहार से टूटकर चूरा हो जाते हैं, यानी कि जो है चादर में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं, टूट के चूरा बन जाते हैं। ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कोयला, सल्फर, फास्फोरस आदि। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये हमने समझा कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। ओके, सो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण अलग अलग कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम अभिक्रिया देखते हैं। इनके सबसे पहले अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, धातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी, अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी। ठीक है, धातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगी और अधातुएं भी क्रिया करके ऑक्साइड ही बनाएंगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या आने वाला है? तो अंतर आएगा ऑक्साइड बनने के बाद। ठीक है, धातुओं का जब आप ऑक्साइड बनाओगे तो धातुओं का ऑक्साइड जो है जब उसको जल में घोल के और उसमें लिटमस पत्र डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धातुओं के जो ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड आप देखोगे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, सो देखिए सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे बढ़िया जो रिएक्शन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया की किसके साथ? धातु के साथ। सबसे बढ़िया रिएक्शन है जंग लगना। ठीक है, जंग लगा हुआ आपने देखा होगा। लोहा प्रकृति में पड़ा रहता है, उसकी वायु से रिएक्शन होती है, हवा से रिएक्शन होती है और हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, सो ऑक्सीजन से और जल की उपस्थिति में जब नमी होती है, बारिश होती है तो उसको कहीं ना कहीं से जल मिल जाता है। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है लोहा तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बनता है जो भूरे से कलर का होता है, जिसको आप जंग कहते हो, है ना। आप कहते हो कि लोहा था इस पे जंग लग गया, ब्राउन से कलर का होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो जंग लगी हुई कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या होगी? आयरन ऑक्साइड की परत उस पर जो है चढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। जंग लगने की प्रक्रिया से हम सभी परिचित हैं। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो? जिसको आप जंग कहते हो। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ जो हमने समझी वही हमें रीड आउट करनी है कि जब जंग को पानी में घोला जाता है, ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने रिएक्शन करवा ली,
लोहे की या कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, क्या बन गया, धातु का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को जब पानी में घोला तो उसका जलीय विलयन बन गया, ठीक है। अब जलीय विलयन के अंदर हम क्या करते हैं, लाल और नीला लिटमस पत्र डालते हैं, ठीक है। जैसे लिटमस पत्र डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, ठीक है। नीले वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः यह कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़, ये तो बात आपको पता ही है कि जब कोई भी हमारे पास विलयन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो वो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया कि धातु के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट, इसका विपरीत वाला देखिए, सिंपल सी बात है कि लेकिन जब अधातु सल्फर, एक सल्फर ले ली जो कि एक अधातु है, ठीक है, इसकी हमने ऑक्सीजन से क्रिया करवा ली, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसकी जब आप इक्वेशन लिखोगे सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाओगे क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोल के विलयन बनाना है, उसमें भी हम लाल और नीला लिटमस पत्र डालेंगे, ठीक है। जब लिटमस पत्र डालेंगे तो हम पाते हैं कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, ठीक है। अब नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो आपने वो जो आपकी ट्रिक रहती है अनिल और छलनी वाली, वो आपको पता ही है ना कि अमल नीले को लाल कर देता है। इसका मतलब क्या है कि नीला लिटमस पत्र जब लाल हो गया तो आपको सिंपल सी बात पता चल गई कि यह धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास बना पड़ा था जो कि क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, ठीक है। जब उसका जलीय विलयन बना दिया तो आपके पास कौन सी प्रकृति का विलयन बना, वो अम्लीय प्रकृति का विलयन बना जो कि क्या था, सल्फ्यूरस अम्ल था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने समझी ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसी पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, उसको हम नेक्स्टली समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसी पर बेस्ड धातुओं की और अधातुओं की अभी अभी हमने क्या पढ़ी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया पढ़ी, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है। कॉपर क्या है, एक धातु है, और कॉपर जिसको आप तांबा भी कहते हो, है ना, तांबे पर भी जंग लगता है क्या। क्या आपने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। इसका मतलब क्या है कि कॉपर की सतह पर भी जंग लगती है, और जैसे लोहे के जंग का रंग भूरा होता है वैसे कॉपर पर जब जंग लगती है तो उसका रंग क्या होता है, हरा। तो हमें ये बताना है कि जी सिंपल सी बात है कि जब कॉपर नमी के, वायुमंडल की नमी के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आएगा तो वो क्या बना लेगा, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा और कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। यानी कि अगर आपका कोई तांबे का बर्तन है तो उसके चारों तरफ की जो सतह है, कॉपर तो है, ठीक है, उसके चारों तरफ जब नमी आएगी यानी कि जल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वायुमंडल में मौजूद है, वायु है ना, तो वो भी इसके संपर्क में आएगी, ऑक्सीजन भी संपर्क में आएगी, और जब वो इसके संपर्क में आएगी तो इसकी ऊपरी सतह कॉपर न रह करके क्या बन जाएगी, CuOH की होल ट्वाइस, OH की होल ट्वाइस है, पूरे OH की ट्वाइस है, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, और इसी के साथ साथ क्या बन जाएगी, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगी। और ये दोनों चीज़ें जब मिक्सचर रूप में आपकी सतह पर, आपके बर्तन की सतह पर बन जाएगी तो बर्तन की सतह पर हरा हरा पदार्थ आपको ऐसे लगेगा कि जमा हुआ है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसी को तो कॉपर का जंग कहते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात समझ आ गई, ओके। अब देखिए जल से अभिक्रिया, दूसरी जो रिएक्शन है वो है धातुओं और अधातुओं में जल से अभिक्रिया के आधार पर इन दोनों को पृथक करो। तो अधातुओं ने तो अपना जो एरिया था वही अलग कर लिया कि अधातुएं तो जल से रिएक्शन करती ही नहीं, अधातुएं जल से अभिक्रिया करेंगी नहीं, धातुएं करेंगी। अब धातुएं करेंगे तो कैसे करेंगे, देखना, कुछ धातुएं जैसे सोडियम, कुछ एक धातुएं, ठीक है, कुछ एक धातुएं जैसे सोडियम हो गया, ये जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। आपको पता है सोडियम धातु को पानी में डालोगे तो वो जल उठेगी, विस्फोट के साथ जलेगी, है ना, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम धातु आपने कई बार लैब से चुराया भी होगा, सोडियम को चुरा के घर में लेके जाते हैं, पानी में डालते हैं या नाली में डालते हैं रास्ते में चलते हुए, तो उसमें होता है ना। और कई बार जो जादूगर होते हैं जो पानी में आग लगा देते हैं, वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है और विस्फोट करता है, ठीक है, यानी जल के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बना देता है, सोडियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है।
तो ये तो हो गई एक ऐसी धातु जो तीव्र रिएक्शन करता है, लेकिन अन्य धातु ऐसा नहीं करती, जैसे कि आयरन। आयरन जो है, लोहा जो है, वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है ना जल के साथ, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि आज छोड़ा और कल लोहे पर जंग रेडी है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबे टाइम तक जो है पड़ा रहेगा तो उस पर जंग लगती है। इसका मतलब क्या है कि जल आयरन से धीमी अभिक्रिया करता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन जो धातुएं हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं जल से, ठीक है। अब रिएक्शन नहीं कर रही जल से, लेकिन कुछ एक अधातुएं जो वायु से रिएक्शन बहुत जल्दी करती हैं, जैसे फास्फोरस वायु से रिएक्शन जल्दी कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, फास्फोरस को वायु के संपर्क में ही नहीं आने देते। संपर्क में नहीं आने देते तो कैसे रखेंगे उसको, जल में डुबो के रखते, पानी में डुबो के रखेंगे। पानी में डुबो के रखेंगे तो वायु टच नहीं होगी, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। समझ आ गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जबकि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं देती हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है कि फास्फोरस वायु से तीव्र अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे जल में भिगो करके रखा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि जल से अभिक्रिया के आधार पर धातुएं और अधातुएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट जो हमारे पास दो अभिक्रियाएं हैं, अम्लों एवं क्षारों से अभिक्रिया और दूसरी है विस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों की दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, अधातुएं इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेती हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर नोट डाल के लिख लेंगे कि अधातुएं यह अभिक्रिया नहीं देती, ठीक है। अधातु ये जो अभिक्रिया है वो नहीं देती, ठीक है। ना तो अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया देती है, ना ही विस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। ये दोनों की दोनों रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, धातुओं में होती है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि जब आपने 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि जब भी अम्ल क्षार वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जब अम्लों और क्षारों की धातुओं से रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है। वहाँ पर हमने देखा था कि लवण और H2 गैस बनती है ना। दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, अम्ल की क्षार से रिएक्शन करवाएं तो लवण और जल बनता है, लेकिन जब अम्लों और क्षारों की किसी धातु से रिएक्शन करवा दें तब लवण तो बनता था लेकिन जल नहीं बनता था। क्या बनता था, H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती थी, ठीक है। अब अधातुओं के साथ तो रिएक्शन होती नहीं है, केवल धातुओं के साथ रिएक्शन होती है। तो देखिए सिंपल सी बात कि अधातुएं ये अभिक्रिया नहीं देती हैं। धातुएं अम्ल व क्षारों से अभिक्रिया करके ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अभिक्रिया करके लवण व H2 गैस बनाती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिएगा कि जब भी धातु की चाहे तो अम्ल से करवाएं चाहे तो क्षार से करवाएं, चाहे तो अम्ल से करवाएं चाहे तो क्षार से करवाएं, क्या मिलेगा, लवण और H2 गैस मिलेगी, ठीक है। और आपको पता है कि जिस परख नली में, क्योंकि रिएक्शंस जब करवाई जाती है तो परख नलियों में करवाई जाती है, तो परख नली में जब रिएक्शन करवाई जा रही है तो उस परख नली से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमें पता करना है कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जलाने के लिए सहायक होती है। तो आप क्या करेंगे, जलती हुई तिल्ली परख नली के मुंह के पास लेकर के जाएंगे तो वो जो तिल्ली है वो पॉप की ध्वनि के साथ जो है तेज गति से जो है यानी तीव्रता से जो है वो जलने लग जाएगी, यानी पॉप की ध्वनि, चड़चड़ाहट की ध्वनि के साथ जो है वो जलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो इस तिल्ली को जो है बहुत खूब जला रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पॉप की ध्वनि के साथ जो है जलने लगती है वो तिल्ली, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपको पता है जलाने में सहायक होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल की धातु, चाहे तो आप फेरस ले लो, कोई भी धातु ले लो, ठीक है। फेरस ले लो, तो फेरस का एग्जाम्पल लिया, अम्ल ले लिया H2SO4, ठीक है। H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। सो अम्ल ले लिया, अब सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जब फेरस से रिएक्शन करवाओगे तो देखना H2 गैस तो अलग हो गई, SO4 Fe के साथ लग गया तो FeSO4 लग गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बन गया लवण और ये बन गया H2 गैस, ठीक है। वैसे ही और किसी धातु की जब NaOH के एक क्षार है, जब क्षार से रिएक्शन करवाओगे धातु की तो क्या बनेगा, लवण और H2 गैस बनेगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो H2 गैस बनती है चाहे अम्ल से करवाओ चाहे क्षार से करवाओ। देखिएगा विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ यहाँ पर थी, दूसरी चीज़ यहाँ पर थी, अब इस चीज़ ने आकर के इस चीज़ को अपने स्थान से हटा दिया और खुद इसकी जगह पे आके बैठ गई, ठीक है। यानी कि कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, एक ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, ठीक है।
ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब बी व्यक्ति यहाँ पे बैठा था और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा था, ठीक है। अब बी व्यक्ति के साथ ही मान लीजिए कोई और भी बैठा था, ठीक है। बी व्यक्ति के साथ कोई और भी बैठा था, उसका भाई बहन माता पिता जो भी हो, ठीक है, कोई और सदस्य बैठा था, दोस्त बैठा था मान लीजिए। तो अब क्या हुआ कि इस ए ने इस बी को तो यहाँ से उठा के और कहीं पटक दिया, इस बी को उठा के और कहीं पटक दिया और खुद इसकी जगह पर आकर के बैठ गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक जो धातु है वो अपने यौगिक के साथ था, एक धातु अपने यौगिक के साथ था। अब दूसरी धातु जो इससे अधिक क्रियाशील है, सिंपल सी बात है, उठा के पटकेगा तो अगर आगे वाला पहलवान हुआ तो उसको उठा के पटक देगा? नहीं पटकेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको ए पहलवान होगा और बी क्या होगा? बी दुबला पतला होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो अधिक क्रियाशील होना चाहिए, प्रबल क्रियाशील होना चाहिए, और बी जो है वो दुर्बल क्रियाशील होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो उसको पटक पाएगा, ठीक है। इसको उठा के इधर पटकेगा, खुद उसके यौगिक के साथ जाके बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आएगी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिएगा, जब एक धातु जो अधिक क्रियाशील है, ठीक है, दूसरी धातु को उसके यौगिक से, उसके साथ जो भाई बहन बैठा था उसे उसके पास से उठा के जलीय विलयन से विस्थापित कर दे, यानी कि वहां से उसको विस्थापित कर दे और खुद उसकी जगह पर जाकर के बैठ जाए, तो इसे विस्थापन कहा जाता है कि उसको हटा दे और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाए, ठीक है। तो विस्थापित कर दे तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है इसका, और इसी पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये जो अभिक्रियाएं हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है। जैसे पहला Zn+USO4 कि जब आप जिंक को कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है, ये जो विलयन है कॉपर सल्फेट का कैसा होता है? नीला विलयन होता है। जब जिंक को आप कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालते हो तो उस विलयन का जो रंग है वो गायब हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जब आप कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया जो नीले कलर का है, उसमें आप जिंक धातु का टुकड़ा डालोगे और टुकड़ा डाल के उसको जैसे हिलाओगे तो क्या हो जाएगा? उसका रंग गायब हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? तो इसका कारण जब आपसे पूछा जाए तो देखिएगा आपको क्या जवाब देना है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। इसलिए कॉपर को ये उठा के बाहर निकाल देता है और SO4 के साथ खुद जाके बैठ जाता है, यानी ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को बाहर फेंक देगा, ठीक है। अब जो विलयन नीला था, क्योंकि CuSO4 का रंग नीला होता है, अब ZnSO4 बन गया, ZnSO4 का कोई रंग नहीं होता तो विलयन हमारा क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और कॉपर जो है वो बेचारा कहाँ चला जाएगा? जाके पेंदे पर बैठ जाएगा। तो कॉपर का रंग लाल होता है, ठीक है, नीला नहीं होता, लाल, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है लेकिन कॉपर का रंग लाल होता है, ठीक है। लाल कलर पेंदे पर जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन समझ में आ गई। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको अच्छे से बता सकते हो आप कि जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा, खुद ZnSO4 बना लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो Zn है, अगर इनकी प्रबलता देखी जाए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी प्रबलता का क्रम बताइए या क्रियाशीलता का क्रम बताइए, ठीक है। तो आप बता दोगे क्रियाशीलता का क्रम क्या है? क्रियाशीलता का क्रम देखिएगा कि Zn जो है यानी कि जो जिंक है वो ज़्यादा क्रियाशील है Cu से, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। अगर कॉपर बलवान होता तो क्या इसको फेंक पाता? नहीं फेंक पाता। कॉपर बलवान है ही नहीं तो इसको दुबला पतला तो उठा के फेंक दिया बेचारे को, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा उदाहरण एक और पूछ लिया जाता है। फिर इसका मतलब क्या होता है? लोहा, ठीक है, आयरन, लोहा, फेरस एक ही बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि वही CuSO4 का नीला विलयन ले लो, उसके अंदर आप लोहे की कील डालते हो, उसके अंदर लोहे की कील डाल के जब आप उसको हिलाओगे तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? उस विलयन का रंग लाल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि उस विलयन का रंग लाल कैसे हो जाता है, ठीक है। सो आप सिंपल सी बात कहोगे कि फेरस जो है वो Cu से ज़्यादा क्रियाशील है। ये क्या करेगा? Cu को उठाएगा, बाहर फेंक देगा और SO4 के साथ जाके खुद बैठ जाएगा। जब SO4 के साथ जाके खुद बैठ गया तो FeSO4 बन गया। अब CuSO4 का रंग नीला होता है और FeSO4 का रंग लाल होता है। तो जब FeSO4 विलयन के अंदर बन गया तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, सिंपल सी बात। और कॉपर बेचारा पेंदे पर बैठा रहेगा, ठीक है। ये भी लाल है तो इसका भी पता नहीं चलने वाला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि Fe कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। Fe कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है ना,
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपने देखते हैं कि Zn और Fe में क्या क्रम रहता है। तो देखिएगा, जब हम FeSO4 में जिंक डालते हैं तो FeSO4 का रंग कैसा होता है? लाल। जब जिंक डालेंगे तो जिंक फेरस को निकाल फेंकेगा और जिंक इसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा, यानी ZnSO4 बना लेगा। अब ZnSO4 का रंग कैसा था? रंगहीन था, तो ये भी विलयन कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। अब Fe को Zn ने फेंक दिया ना, समझ रहे हो? फेंक दिया, तो इसका मतलब क्या है? Zn फेरस से ज़्यादा ताकतवर है। अब इन तीनों से हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन? जिंक। फिर कौन ताकतवर? फेरस। और सबसे लास्ट में बेचारा कौन पड़ा है? कौन दुबला पतला है? सबसे कॉपर है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था इनका क्रियाशीलता का क्रम। अब यहाँ पर एक दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन? वो कहते हैं कि अगर जिंक कॉपर सल्फेट में डालते हो तो ZnSO4 बन जाता है। लेकिन अगर आप एक काम करो, अगर आप ZnSO4 ले लो, उल्टी कर लो रिएक्शन को, ZnSO4 ले लो और Cu ले लो, ठीक है, तो क्या Cu भी Zn को निकाल फेंकेगा क्या? तो ये कैसा क्वेश्चन है भाई? Cu तो बेचारा दुबला पतला, ये पहलवान को कहाँ उठा के फेंकेगा? नहीं फेंक पाएगा। इसका मतलब Cu को अगर ZnSO4 के विलयन में डाल दोगे तो क्या बेचारा कॉपर इसको उठा के पटक पाएगा? नहीं पटक पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो Zn ताकतवर है, Cu तो ताकतवर है ही नहीं, क्रियाशील नहीं है, अधिक क्रियाशील नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आप कह दोगे कि रिएक्शन केवल तभी होगी जब CuSO4 में Zn डालोगे, ZnSO4 में Cu डाल दोगे तो ZnSO4 शांत से बैठा रहेगा, कॉपर बेचारा अलग बैठा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थी रिएक्शन। वैसे यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि FeSO4 में कॉपर डाल दोगे तो कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। Fe जो है वो पहलवान है, ठीक है। उसके बाद है ZnSO4 में फेरस डाल दोगे तो Zn को हटा देगा क्या? नहीं हटा पाएगा, ठीक है। तो इनका क्रियाशीलता का कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। तीनों का एक साथ बताना हो तो क्या बताओगे? सबसे ज़्यादा ताकतवर Zn, उसके बाद Fe और उसके बाद कॉपर, ठीक है। तो क्रियाशीलता का क्रम आपको समझ में आ गया, Zn, Fe, Cu, ठीक है। ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। पूरा का पूरा जो कंप्लीट चैप्टर वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है धातुओं के उपयोग और अधातुओं के उपयोग, ठीक है। जल्दी से देखते हैं कि धातुओं के क्या क्या उपयोग हैं और अधातुओं के क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आप अपने चारों तरफ देखिए, जहाँ पे भी आपको धातु दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आपको धातु और अधातु में डिफरेंस पता लगने लग गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको धातु दिखाई दे रही है, धातु के वो उपयोग बता दीजिए। क्वेश्चन आ गया कि धातु के 4 उपयोग बताइए, तो आप क्या बताओगे? धातु के सिंपल से 4 उपयोग बता दो। कहाँ कहाँ पे उपयोग होती है? देखिए, सिंपल सी बात है, धातुओं का उपयोग आपने कारें देखी है, कारें धातुओं की होती है। रेलगाड़ी धातुओं की होती है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी मशीनें, कई सारे उपकरण, ठीक है। इसके अलावा जो सैटेलाइट जो भेजी जाती है वो भी धातुओं की होती है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बर्तन जो होते हैं रसोई घर के, वो भी धातुओं के होते हैं, ठीक है। सो जो भी चीज़ें आपको अपने आसपास धातुओं की दिखाई दे रही है, आप उपयोग बता सकते हो कि इन चीज़ों में धातुओं का उपयोग होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कैसे भी कह सकते हो कि उद्योगों में, साजो सामान बनाने में, फैक्ट्रियों में, मशीनों में, बहुत सारी चीज़ों में धातुओं का तो बहुत उपयोग है, ठीक है। ये सारे की सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। हालांकि आपका जो पेन है, पेन जो है वहाँ पे भी पेन की जो नोक है वो बनाने में भी तो धातु का उपयोग होता है, ठीक है। सो इतनी छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ों तक धातुओं का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा क्वेश्चन की धातुओं के उपयोग बताओ, तो आप सिंपल सी बात कह दोगे कि जैसे फिल्टर करने में, जल फिल्टर करने में, ठीक है, वाटर फिल्टर करने में, जल का शुद्धिकरण करने में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा औषधियों में भी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा है दवाइयाँ जो बनती हैं उनमें अधातु पाई जाती हैं, ठीक है। अधातुएं जो है वो दवाइयाँ बनाने में उपयोग की जाती हैं, पटाखे बनाने में उपयोग की जाती हैं, उर्वरक बनाने में उपयोग की जाती है। जो खाद्य और उर्वरक होते हैं, ठीक है, उनमें आपने देखा होगा कि फास्फोरस इत्यादि डाले जाते हैं, जो कि क्या है, जो कि अधातु है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो। धातुओं को छोड़ करके जो भी वो अधातु है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई। बाकी आपको PDF मिलेगी तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।